अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन और फील्ड के दरमियान जो रिलेशन है उसको प्रूव करेंगे। तो वो रिलेशन ये कहता है कि हर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन जो है वो हमारे पास फील्ड होती है। तो पहले मैं फील्ड की डेफिनेशन लिखी है मैंने, और मैंने इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन लिखी है। तो पहले हम दोनों में जो फ़र्क है वो देखते हैं कि दोनों में किस बात का डिफरेंस है। तो जिस बात का डिफरेंस है फिर उसी बात के डिफरेंस को हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जो कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन में हमेशा ख़त्म किया जा सकता है। तो फिर हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि फील्ड क्या होती है। जो हमारे पास फील्ड है वो अबिलियन ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ग्रुप का तो हमें पता है कि चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं, और अबिलियन का मतलब है कि ए प्लस बी जो है बी प्लस ए के इक्वल होगा। और इसी तरह अगर उसी ग्रुप जी में से हम जीरो को निकाल दें तो बाकी जो ग्रुप बचेगा वो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन में अबिलियन की प्रॉपर्टी होती है ए बी इक्वल टू बी ए। और उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन का। तो ये लॉ हमें पता है कि ये किस तरह होता है, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो लेफ्ट से भी और राइट से भी। ओके। तो और इंटीग्रल डोमेन क्या होती है, वो अबिलियन ग्रुप होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इंटीग्रल डोमेन भी हमारे पास ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती है, ठीक है। तो ये अबिलियन ग्रुप है, तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है इस वाली प्रॉपर्टी से क्लियर हो जाएगी। और बाकी रह गई ग्रुप की चार प्रॉपर्टीज। तो ग्रुप की चार प्रॉपर्टीज में क्या होता है, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, उसके बाद इन्वर्सेस होते हैं, उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, और वो क्लोज होता है। तो चारों प्रॉपर्टीज में से क्लोज भी इसमें हो गया, आइडेंटिटी भी है, और एसोसिएटिव एलिमेंट भी है। तो सिर्फ ग्रुप की चार प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी रह जाती है। वो कौन सी प्रॉपर्टी रह जाती है, इनवर्स की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सिर्फ ये प्रॉपर्टी रह गई हमारे पास। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी है, और यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो इसका मतलब है कि फील्ड और इंटीग्रल डोमेन में सिर्फ और सिर्फ एक बात का फर्क है। वो किस बात का फर्क है, इनवर्स का। तो अगर हम इंटीग्रल डोमेन में इनवर्सेस हर एलिमेंट का मौजूद हो तो डेफिनेटली तमाम प्रॉपर्टीज पहले सेटिस्फाई हो रही हैं, तो सिर्फ इनवर्स की रहती थी। अगर हर एलिमेंट का इनवर्स भी आ गया तो वही इंटीग्रल डोमेन जो है वो हमारे पास फील्ड बन जाएगी। तो इसलिए फील्ड की जो सेकंड डेफिनेशन है, एक ये वाली लिखी है, तो दूसरी डेफिनेशन क्या होगी कि इंटीग्रल डोमेन होगी, यानी कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी, और उसमें कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं होता। तो फिर क्या होगा कि अगर हम उसमें इन्वर्सेस डाल दें, ठीक है, यानी कि फील्ड क्या होगी, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज यूनिट। यूनिट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, यू वी इक्वल टू वी यू इक्वल टू वन होता है। तो बेसिकली ये इनवर्स की डेफिनेशन भी सेम यही होती है कि अगर मैं एक यू एलिमेंट लिया है उसके लिए मुझे एक इनवर्स एलिमेंट मिलेगा, जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आइडेंटिटी आएगा। इसका मतलब सिर्फ इंटीग्रल डोमेन में सिर्फ इनवर्स की कमी थी। तो अगर इंटीग्रल डोमेन जो है उसमें हर एलिमेंट का इनवर्स भी आ जाएगा तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, फील्ड बन जाएगी। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है कि हर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन जो है वो हमारे पास फील्ड होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या शो करवाना है कि वो इनवर्स उसके एग्जिस्ट करते हैं। इनवर्स को एग्जिस्ट करवाना और यूनिट एलिमेंट शो करवाना दोनों सेम एक ही बात है। तो हमने इसके लिए लेट कर लिया कि डी हमारे पास एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है। तो फाइनाइट का मतलब है इसमें 10 20 50 1 लाख 1 अरब लेकिन फाइनाइट एलिमेंट होंगे। कहीं ना कहीं जाके अगर आइडेंटिटी से शुरू करेंगे, एलिमेंट लिखना शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं जाके एलिमेंट जरूर खत्म हो जाएंगे, और उसमें हमारे पास आइडेंटिटी 1 भी है। तो मैंने अब इंटीग्रल डोमेन में से एक एलिमेंट ए ले लिया। तो मेरा टारगेट ये है कि मैंने ये शो करना है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि यूनिट एलिमेंट है या इनवर्स एग्जिस्ट करता है, दोनों एक ही बातें हैं। तो मैंने ये शो करना है कि वो यूनिट एलिमेंट है। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि अगर मैं ए जो है 1 के इक्वल लेता हूँ तो फिर क्या होगा। तो अगर मैं ए 1 लेता हूँ तो इसका मतलब है कि 1 तो ऑलरेडी यूनिट एलिमेंट होता है, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो 1 के इक्वल आता है, जैसे यहाँ पे है। यानी 1 का इनवर्स जो है वो भी 1 के इक्वल है। इसका मतलब है कि हम लेट कर लेते हैं कि ए जो है वो 1 के इक्वल
नहीं है, ठीक है। ओके, अगर 1 के इक्वल नहीं है तो फिर हम इस ए से एक सीक्वेंस बनाते हैं। वो सीक्वेंस किस तरह का बना रहे हैं, हम लेट करते हैं, लेट या आप कंसीडर कह लें, कंसीडर अ सीक्वेंस। वो सीक्वेंस किससे जनरेट करवा रहे हैं, ए से, यानी पहले ए लिखेंगे, फिर उसका स्क्वायर ले लेंगे, फिर ए क्यूब, फिर ए की पावर 4 एंड सोन, और फिर ए जे एंड सोन। तो ये सीक्वेंस हमारे पास चलता जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारे पास ए स्क्वायर जो है वो कभी भी ए के इक्वल नहीं आ सकता। उसकी वजह क्या है, ए स्क्वायर क्यों नहीं ए के इक्वल आ सकता? तो जैसे अगर मैं ये लिखूं कि ए स्क्वायर जब फर्ज कर लें ए के इक्वल आ रहा है, तो क्योंकि हमारे पास ये इंटीग्रल डोमेन है, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर इंटीग्रल डोमेन हो तो कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड करता है। तो इसको मैं ऐसा लिख लूंगा, ए मल्टीप्लाई ए इक्वल टू ए से कैंसिल हो जाएगा, तो ए जो है वो मेरे पास 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हमने तो फर्ज किया हुआ है कि ए 1 के इक्वल नहीं है। और इसके बाद ये भी कह सकते हैं, यानी ये वाला वापस एलिमेंट ये नहीं आ सकता, यानी ए स्क्वायर जो है वो ए नहीं आ सकता। फिर हम देखते हैं कि ए क्यूब जो है वो भी ए स्क्वायर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? आप फर्ज कर लें ए क्यूब जो है वो ए स्क्वायर के इक्वल आ गया, तो फिर हम दोबारा इस तरह लिख लेंगे, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। लेकिन ए हमने फर्ज किया हुआ कि 1 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये वाली बात भी पॉसिबल नहीं है, ए क्यूब ए स्क्वायर भी नहीं आ सकता, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि अगर ये चलते चलते इस तरह आगे कहीं ए जे आ जाता है, या चले पहले ए के लिख लें, तो चलते चलते ए के आता है, तो जो साथ वाले बल्कि हम ऐसा करते हैं कि ए जे के बाद जो है वो ए जे प्लस 1 है एंड सो ऑन। तो हम शो करते हैं ये वाला एलिमेंट कभी भी ये वाला वापस नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? कि अगर मैं इस तरह लिखूं कि ए जे प्लस 1 जो है वो वापस ए जे आ रहा है, तो फिर क्या होगा, इसको लिख लेंगे ए जे मल्टीप्लाई ए की पावर 1 इक्वल टू ए जे, क्योंकि हमें पता है कि अगर एडिशन हो रही हो तो पावर्स अलग-अलग हो जाती हैं। ए जे कैंसिल हो जाएगा, तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन हमने फर्ज किया हुआ है कि ए 1 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कि बिल्कुल अगले वाले जो एलिमेंट है वो वापस पिछला वाला एलिमेंट नहीं आ सकता। ओके, तो अब ये सारा करने का पर्पस क्या था मेरा बताने का कि ये पहले वाला एलिमेंट क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले हम ये बात देख लें कि हमारी जो इंटीग्रल डोमेन है वो फाइनाइट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब मैंने ए से सीक्वेंस बनाना शुरू किया, ए स्क्वायर ए क्यूब एंड सो ऑन, फिर ए जे आ गया, फिर ए जे प्लस 1 आ गया, क्योंकि ये फाइनाइट है, इसका मतलब है कि उसमें फाइनाइट एलिमेंट है, तो ये सीक्वेंस कभी भी इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, ये कहीं ना कहीं जाके जरूर रुकेगा, क्योंकि जो इंटीग्रल डोमेन है वो फाइनाइट है। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि चलते चलते वो कहीं ए आई जो है उधर जाकर रुक गया, ठीक है। और जहां पे रुका है तो इसका मतलब है कि जहां पे वो रुकेगा वो इनमें से पिछले किसी एलिमेंट के इक्वल होगा, तो तभी ये प्रोसेस स्टॉप होगा। इसका मतलब है कि हम लेट कर लेते हैं कि ए आई जो है वो किसके इक्वल है, ए जे के इक्वल है। तो इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। हमने क्या किया कि हमने ए से एक सीक्वेंस जनरेट करवाया, तो ए स्क्वायर सोन चलते जा रहे हैं, दरमियान में कहीं ए जे आ गया, उसके बाद ए जे प्लस 1। तो क्योंकि हमारी जो इंटीग्रल डोमेन है वो फाइनाइट है, तो उसमें फाइनाइट एलिमेंट है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये सीक्वेंस हमेशा चलता रहे और ये वापस कोई ना कोई एलिमेंट ना आए, तो इसने कहीं ना कहीं जाके स्टॉप होना है। तो हमने फर्ज कर लिया कि कहीं जाके ए आई पे स्टॉप होगा, तो जहां पे स्टॉप होगा तो इसका मतलब है कि वापिस वही एलिमेंट उनमें से कोई आना शुरू हो जाएगा। तो मैंने फर्ज कर लिया कि ए आई जो है जब वापिस आया है तो वो किसी ए जे के इक्वल आ गया, ठीक है। ओके, अब ए आई का मतलब है हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए सोन मल्टीप्लाई ए, और ये कितने टाइम्स आएगा, आई टाइम्स आएगा। और ये मेरे पास है ए मल्टीप्लाई ए सोन मल्टीप्लाई ए, और ये मेरे पास आएगा जे टाइम्स। तो अब यहाँ पे मैंने ये भी फर्ज किया है कि आई जो है वो मेरा ग्रेटर देन है जे से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें कितनी टर्म्स होंगी, यानी मैं अगर इसको इस तरह लिखूं ए मल्टीप्लाई ए
सोन मल्टीप्लाई ए। तो जो जे टर्म्स हैं उनको मैंने अलहदा कर लिया और उसके बाद कौन सी शुरू होगी, ए सोन मल्टीप्लाई ए। तो ये वाली मेरी कहाँ से कहाँ तक होंगी, जे प्लस 1 से लेके मेरे पास आई तक होंगी, इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए सोन मल्टीप्लाई ए, और ये कितने टाइम्स होंगी, जे टाइम्स। तो ये मेरे पास कैंसिलेशन लास्ट है, ये वाली जे टाइम्स वालों से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये मेरे पास बचेंगे जे प्लस 1 से लेके आई तक। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप ऐसा समझें कि अगर मेरे पास इस तरह 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ये 4 दफ़ा आ रहा है और इधर 2 मल्टीप्लाई 2 2 दफ़ा आ रहा है, ये चले 1 दफ़ा आ रहा है। तो जब ये एक वाला इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से कितने बचेंगे, ये टोटल 4 थे, उसमें से एक कैंसिल हो गया तो 4 माइनस 1 बच गए। इस तरह अगर मैं ये लिखूँ 2 मल्टीप्लाई 2, इसको मैं 6 दफ़ा लिख लेता हूँ और इधर मैं लिखता हूँ, मैं 2 दफ़ा लिख लेता हूँ। तो ये 2 जब कैंसिल होंगे तो टोटल 6 थे, उसमें से 2 कैंसिल हो गए तो 6 माइनस 2 बच गए। अब ये टोटल मेरे पास थे आई और उसमें से कितने कैंसिल हो गए, जे। तो ये मेरे पास ये वाले जो हैं, यानी ये वाले कितने बचेंगे, आई माइनस जे बचेंगे। ठीक है, तो मेरे पास रिजल्ट बचेगा ए की पावर आई माइनस जे इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, ओके। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये मेरे पास आएगा ए आई माइनस जे माइनस 1 और मल्टीप्लाई ए की पावर 1 इक्वल टू 1। तो ये मैंने इसको कैसे लिखा है, जैसे अगर मेरे पास हो ए की पावर 4 हो तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ए की पावर 3 मल्टीप्लाई ए की पावर 1। अगर ए की पावर 9 है तो इसको लिख सकते हैं ए की पावर 8 और मल्टीप्लाई ए की पावर 1। तो यानी टोटल में से एक कम करके अलहदा कर दिया है। तो ये मेरे पास थी पावर आई माइनस जे, तो मैंने -1 और 1 कर दिया। तो यानी जब इसको आप टोटल हल करेंगे ये पावर ऐड होगी, ये आपस में कैंसिल होकर दोबारा यही बन जाएगा। तो अब जो मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था कि ये वाली पावर बिल्कुल ये वाली नहीं आ सकती, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला आई जो है यानी फौरन इसके बाद नहीं आएगा, बल्कि कम से कम एक स्टेप छोड़ के आएगा। इसका मतलब है हमारे पास ये होगा कि आई माइनस जे जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। देखें, यानी अगर मेरा जे 1 के इक्वल है तो जो आई है वो 2 नहीं आ सकता था, बल्कि कम से कम 3 आएगा। तो 3 में से 1 निकालें तो 2 आंसर आएगा, यानी 1 से ज़्यादा आएगा। अगर मैं ये कहता हूँ यहाँ पे जाके वापस आया तो 4 में से 1 निकालेंगे तो 3, तो आंसर 1 से ज़्यादा आएगा। अगर फर्ज कर लें A3 आता है तो A4 नहीं आ सकता था, यहाँ पे हमने पहले प्रूव किया था। इसका मतलब है कि एलिमेंट उससे नेक्स्ट आ सकता है। तो इसका मतलब है आई माइनस जे जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, ओके। तो और इसको करने का पर्पज ये हमारे पास, क्योंकि अगर आई माइनस जे जो है वो 1 के इक्वल हो गया तो ये मेरे पास आई माइनस जे 1 के इक्वल हो गया, 1 माइनस 1 0, तो ये मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। तो ए जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो हमने फर्ज किया हुआ है कि ए 1 के इक्वल नहीं है। तो अब इस बात का क्या मतलब है कि इस वाले एलिमेंट को इस वाले से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ रहा है। तो यूनिट एलिमेंट की भी यही डेफिनेशन होती है कि यू वी का आंसर जो है वो 1 के इक्वल आता है। या आप इनवर्स वाला लगाएं तो ए इनवर्स का आंसर 1 के इक्वल आता है। तो ए आई माइनस जे माइनस 1 को A1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ए का इनवर्स जो है वो किसके इक्वल है, ए की पावर आई माइनस जे माइनस 1। तो हमने ये शो करना था कि हर एलिमेंट उसमें कौन सा एलिमेंट है, यूनिट एलिमेंट है। इसका मतलब है कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ए जो है वो यूनिट एलिमेंट है, ए इज यूनिट। तो जब इंटीग्रल डोमेन में हर एलिमेंट यूनिट एलिमेंट हो जाए तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, फील्ड बन जाती है। इसका मतलब है कि अगर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होगी तो वो हमारे पास फील्ड बनेगी।